हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। पिछली बार हमने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी थी। काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। काफ़ी क्या, जितने लोगों ने आंसर लिखे हैं लगभग सभी के करेक्ट आंसर हैं। कमेंट सेक्शन में जिन बच्चों ने रिप्लाई किया था उनके 70 हर एक करेक्ट आंसर हैं। और जिसमें सिंपल क्यूबिक तो हमने निकाल लिया था। बीसीसी में 68% आई थी पैकिंग एफिशिएंसी, ध्यान दीजिएगा। बीसीसी में 68% थी और एफसीसी में 74% थी। ये हमने निकाली थी, मतलब आप लोगों ने ये निकाली थी। हमने तो सिर्फ सिंपल क्यूबिक का निकाला था और निकालने का तरीका आपको बताया था। अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आया है तो इस सेक्शन में आप बताओगे, तब हम अगले वीडियो में उसको निकालना बताएंगे, ठीक है। फिलहाल निकाल लिए थे, सबके करेक्ट आंसर आए हैं जिन्होंने कमेंट किया, और बाकी नहीं किया उनके भी सही आंसर आए होंगे। अब हम आज अगले टॉपिक, धीरे धीरे इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग पहुंच रहे हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब इस चैप्टर के अगले पॉइंट की बात करें तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ेंगे आज कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो ध्यान देना बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, हमने इससे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर को लेकर एक हिंट आपको दी थी। क्या दिया था, हमने पढ़ा था इससे पहले क्लोज पैकिंग में। क्लोज पैकिंग जब पढ़े थे तो उसमें आपको बताया था कि जैसे कि अगर मान लेते हैं 2D क्लोज पैकिंग कितने टाइप की क्लोज पैकिंग थी। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग थी, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग थी और 3D क्लोज पैकिंग थी। तो 2D 2 टाइप की थी, जिसमें एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी। अब जैसे कि इसमें अगर हम देखें कि इस तरीके से जब क्लोज पैकिंग हो रही है तो ये बेटा 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। तो होता क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब एक स्फेयर को जितने स्फेयर टच करते हैं, अब टच करने वाला स्फेयर कौन सा है तो आप समझे ध्यान से। तो एक ये स्फेयर इसको टच कर रहा है, एक ये स्फेयर इसको टच कर रहा है, जो टच कर रहे हैं इस स्फेयर को, ठीक है। एक ये स्फेयर इसको टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसकी कोऑर्डिनेशन। नंबर ऑफ स्फेयर्स टचेज वन स्फेयर इन क्लोज पैकिंग नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक वो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन हो सकती थी। अब हम यहाँ पर थोड़ा आयनिक क्रिस्टल्स को लेकर कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन को एक अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, और ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर है। हालांकि आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो वहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का अगर जनरल मीन देखें कि एक आयन जितने सराउंडेड आयन से या जितने सराउंडिंग उसके चारों तरफ जो लोग प्रेजेंट हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द दैट, मतलब जो है सेंटर में। जैसे कि सपोज दैट कि हम यहां पर खड़े हुए हैं, हमारे चारों ओर लोग हैं, मतलब मान लिए 6 लोग हमारे चारों तरफ से खड़े हुए हैं, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6। मतलब कि उसके सराउंडिंग में कितने लोग प्रेजेंट हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट और आयंस और एनी स्फीयर्स। अंडरस्टैंड। फिलहाल हम उसी को समझने की कोशिश यहां पर करेंगे, ध्यान से देखिए। तो ये आपको समझ में आया ना, एक ये कॉन्सेप्ट है। अब हम आयनिक क्रिस्टल्स में बात करेंगे। तो देखो जो भी आयनिक होते हैं, आयनिक क्रिस्टल्स या आयनिक कंपाउंड होते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान से इसको टॉपिक को थोड़ा समझिएगा। थोड़ा सा बहुत आसान है, फिलहाल इतना टफ नहीं है, लेकिन ध्यान दोगे तभी समझ में चीजें आएंगी। जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई भी क्रिस्टल ये आयनिक क्रिस्टल है या आयनिक कंपाउंड है, तो हम सबको पता है आयनिक कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है, आयंस से। तो इसमें आयंस होंगे, और जो आयंस होते हैं ये 2 टाइप के आयन होंगे, एक कैटायन होगा और दूसरा कौन सा होगा, एनायन होगा। इनके बीच जो बेटा इंटरेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जो इनके बीच इंटरेक्शंस होंगे, अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होते हैं। अब कोई भी कंपाउंड अगर मान लेते हैं, कोई भी जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो ये क्रिस्टल लैटिस जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। क्रिस्टल लैटिस आप सबको हमने बताया था कि क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ये बनाएगा। जब ये क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, बाकी इतना टफ भी नहीं होता है। ये क्रिस्टल लैटिस बन गया। चाहो तो इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं।
थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं इस तरीके से, और इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इसको छोटा ये ऐसे, हालांकि एक और हमें नीचे ले जाना पड़ेगा ऐसे। ये क्रिस्टल लैटिस है, ऐसे ये और नीचे जा सकता है, ठीक है, ऐसे और ये नीचे हम इसको बना सकते हैं। तो ये एक प्रकार से क्रिस्टल लैटिस है आपके सामने। तो इस क्रिस्टल लैटिस में जो ये सारी हैं ये लैटिस साइट हैं, ये लैटिस साइट किसी आयंस के द्वारा ऑक्युपाई होंगी। अब एक लैटिस साइट, ध्यान से समझना, ये एक आयन प्रेजेंट है, सपोज दैट ये पॉजिटिव चार्ज आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, तो इसके सराउंडिंग में जैसे ये आयन आ रहा है, इसके पास ये आयन आ रहा है, इसके पास जितने सराउंडिंग में आएंगे दैट इज द अपोजिट चार्ज रहेंगे, वो अपोजिट रहेंगे, तभी उनके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बना रहेगा। याद रखना कि ये आयन है, तो क्रिस्टल लैटिस में एक आयन जो होता है उसके सराउंडिंग में अपोजिट चार्ज्ड आयन प्रेजेंट होते हैं। अपोजिट चार्ज, जैसे ये पॉजिटिव है तो इसके पास में सराउंडिंग में कौन रहेगा, निगेटिव रहेगा, यहां पर भी कौन रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो जब कोई आयन होगा, इसी प्रकार अगर ये निगेटिव होता तो इसके पास में दोनों पॉजिटिव होते। तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस में एक आयन अगर निगेटिव या पॉजिटिव है तो उसके सराउंडिंग में, या पॉजिटिव मानकर बात करते हैं, एक पॉजिटिव आयन है तो उसके सराउंडिंग में जितने अपोजिट चार्ज आयन प्रेजेंट होंगे, जितने अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होंगे, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कैटायन, जिसको सराउंड कर रहे थे। समझ में बात आई या नहीं है? इसी को समझाने के लिए मैंने एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा है? नंबर ऑफ आयंस सराउंडिंग द अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो क्या हमने बताया कि मान लिए जितने भी अपोजिट चार्ज आयन किसी आयन को घेरे रहते हैं चारों तरफ से, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। समझ में बात आई या नहीं आई? तो इसको साफ करके थोड़े से और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि NaCl की बात करते हैं। तो अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा 6। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। कितना होता है? 6 होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब है कि जो ये Na+ आयन है वो 6Cl- आयनों से सराउंडेड रहेगा। इसको 6Cl- आयन यानी क्या रखेंगे? चारों तरफ से घेरे रखेंगे। इसी तरीके से अगर Cl- आयन का देखें तो Cl- आयन का भी 6 है, तो Cl- आयन 6 पॉजिटिव आयन से यानी सोडियम आयन से क्या रहेंगे? चारों तरफ से ऑक्युपाइड रहेंगे, लैटिस साइड जो इसके है। इससे क्या होती है कि क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी बनी रहती है, इससे क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी बनी रहती है। तो ये समझ में आया या नहीं आया? इसकी भी यानी Na+ की भी 6 है, Cl की भी 6 है। इसी तरीके से सीजियम क्लोराइड की अगर हम देखें, सीजियम क्लोराइड की, तो अगर मैं बोलूं सीजियम क्लोराइड में 2 आयन है, एक Cgm+ है और दूसरा है Cl-, तो इसकी भी 8 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसकी भी 8 कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि सीजियम आयन 8 Cl- आयन से सराउंडेड रहेगा और जबकि Cl-8 Cgm+ आयन से सराउंडेड रहेगा, यानी चारों तरफ से घिरा रहेगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या इक्वल ही हो सकती है? जैसे कि NaCl में दोनों की 6 है, रेशियो में है, यहां पर भी 8:8 में है, क्या ये दोनों इक्वल होती हैं, डिफरेंट नहीं हो सकती? तो डिफरेंट भी हो सकती हैं। इसका अगला एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे देखें, अगर हम इसको साफ कर दें सीजियम, या यहीं पर आगे लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं लेता हूं CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, तो इसमें Ca जो कैल्शियम है, कैल्शियम जो है कैल्शियम का होता है 8, कैल्शियम का 8 और फ्लोरीन का होता है 4। फ्लोरीन का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर? 4। मतलब एक F- आयन 4 सीजियम आयनों से सराउंडेड रहेगा, जबकि कैल्शियम आयन से सराउंडेड रहेगा, जबकि एक कैल्शियम आयन
8 फ्लोराइड आयन से सराउंडेड रहेगा चारों तरफ से। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर था। उम्मीद करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे रेडियस रेशियो की। किसकी? रेडियस रेशियो। ये समझ में आया? चलो ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना। ध्यान दीजिए रेडियस रेशियो क्या होता है। रेडियस रेशियो जनरली हम बात करेंगे आयनिक क्रिस्टल्स पर बात कर रहे हैं। अब आयंस जो होते हैं, तो आयन हम सबको पता है आयंस कितने टाइप के होते हैं। तो आयंस हम सबको पता है कितने टाइप के होते हैं। एक होता है कैटायन, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। एक होता है कैटायन और सेकंड क्या होता है? एनायन होता है। ठीक है, तो कैटायन का कुछ ना कुछ साइज होगा, कैटायन का साइज जो होता है और एक एनायन का साइज होता है। ठीक है, तो कैटायन का जो साइज होता है वो छोटा होता है, स्मॉलर होता है देन एनायन। एनायन का साइज बड़ा होता है, यानी एनायन जो होता है ये बिगर साइज में होता है, इसका साइज लार्ज होता है, बड़ा होता है, और ये स्मॉल साइज में होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल्स में जो कैटायन और एनायन की जो रेडियस होती है उनका जो रेशियो होता है दैट इज द रेडियस रेशियो। मतलब अगर मैं बात करूं रेडियस रेशियो की, तो रेडियस रेशियो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, रेडियस रेशियो इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। मतलब रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन, इन दोनों का जो रेशियो होगा इसी को हम क्या कहेंगे? रेडियस रेशियो बोलेंगे। तो रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस रेशियो इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। तो ये रेडियस रेशियो हो गया। रेडियस रेशियो की हेल्प से हम कोऑर्डिनेशन नंबर को पता कर सकते हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन दोनों में रिलेशन होता है, उस रिलेशन, अब क्या रिलेशन होता है हम उसी की चर्चा करेंगे। लेकिन एक और इनके साथ रिलेशन होता है जिस पर यूपी बोर्ड में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि इस रिलेशन से नहीं पूछा गया था, वो पूछा गया था कि एक आयनिक क्रिस्टल था जिसमें कैटायन की जो रेडियस थी वो दी गई थी और टोटल डिस्टेंस दी थी, एनायन की रेडियस आपको बतानी थी। तो चलो हम वो भी रिलेशन साथ में यहीं पर लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए, सपोज दैट अगर ये दो आयन है, एक ये पॉजिटिव चार्ज आयन है और ये निगेटिव चार्ज आयन है, एक पॉजिटिव चार्ज आयन है, एक निगेटिव चार्ज आयन है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है डी। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो क्या होगा? और इसकी रेडियस है आर कैटायन और इसकी रेडियस है आर एनायन। तो इनमें रिलेशन क्या होगा? डिस्टेंस, ये रेडियस है बच्चा, क्या है? रेडियस। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। तो क्या हो जाएगा? D इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ये एक रिलेशन याद रखना, इस रिलेशन पर न्यूमेरिकल पूछा गया है और आगे भी आ सकता है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस रेशियो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, उसकी चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आ गया है? ठीक, तो अब हम बात करने वाले हैं रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर के बीच रिलेशन। और ये टेबल आपको बेटा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से छोटा छोटा ये क्वेश्चन बना देते हैं या हो सकता है डायरेक्ट पूछ लें आपसे, तो यहाँ से बहुत चीज़ें आपको याद होने वाली हैं। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा भाई, ठीक है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अगर ट्रिक की बात करें तो बहुत लंबा है ट्रिक, जहाँ वहाँ पर होती है थोड़ी सी, यहाँ पर थोड़ी चीज़ें लर्न करनी ही पड़ेंगी। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल भी यहाँ से लगेंगे। तो रेडियस रेशियो जैसा हमने आपको बताया कि कैटायन हमेशा छोटा होता है और एनायन बड़ा होता है, और रेडियस रेशियो क्या है? रेडियस रेशियो है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। तो इसका रेशियो जब 1 आएगा तो मतलब है दोनों का साइज इक्वल है, अप्रोक्स इक्वल है, तभी 1 आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी हो सकती है वो 0.999 लिखा है, समटाइम्स 1, कई बुक्स में 1 भी लिखा है, लेकिन बहुत रेयर होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन 0.999 मतलब 1 ही है। ठीक है, 1 भी लिख सकते हो आप,
जैसे अगर यहाँ पर ज्यादा मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो 1 भी लिख सकते हो, बहुत सारी बुक्स 1 लिखती हैं। और मिनिमम वैल्यू जो स्टार्ट की है वो 0.155 से, तो अगर 0.155 से 0.225 के बीच में रेडियस रेशियो रह रहा है किसी का, याद रखना 0.155 से स्टार्ट हो गया 0.224 तक, 224 तक, ठीक है, 5 तक नहीं 224 तक। तो हालांकि 5 लिखा है लास्ट लिमिट, लेकिन उससे पहले एक डिजिट चले जाना, वहां तक अगर है तो 3 रहेगा। कितना रहेगा? 3 रहेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, 3 रहेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 3, तो इसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जांपल बोरॉन बोरिक एनहाइड्राइड या बोरॉन ट्राइऑक्साइड आप लिख सकते हो। तो अगला देखें तो अगला उसी से स्टार्ट हो गया 0.225। अब 225 से स्टार्ट है, यहां 225 जैसे हुआ वो किस में आ गया, वो यानी टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर में आ जाएगा। तो 225 से 414 तक, 414 तक का मतलब एक डिजिट पहले तक, तो वहां तक जाएंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। 4 में 2 कंडीशन बन सकती है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर दोनों होते हैं। आपको पता है अगर हाइब्रिडाइजेशन हालांकि यहाँ आयनिक क्रिस्टल के हैं तो हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, आप ऐसे समझो। तो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में रहेंगे। इसमें क्या है, इसका एग्जांपल ZnS। कई बार क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आया है कि जिंक जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में, यानी किसमें टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, तो ZnS करके पूछा गया है। या किसमें जिंक आयन टेट्राहेड्रल वैकेंसी में ऑक्युपाइड करेगा, तो जिंक में होगा। अगला बात करें तो इसी के आगे चले जाएंगे, 414 से 732 लिखा है लेकिन 1 तक, तो 6 होगा और इसका ऑक्टाहेड्रल, और इसमें NaCl है, याद रखना NaCl है ऑक्टाहेड्रल, इसमें आप FCC इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। अब 0.732 से अगर 1 तक है यानी 0.99 तक है तो फिर उसमें 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा और उसमें सीजियम क्लोराइड आएगा। क्या आएगा? सीजियम क्लोराइड। तो ये था इन दोनों में रेशियो। तो आज हमने कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो और इन दोनों में रिलेशन पढ़ लिया। इनको याद रखना, ये टेबल बच्चा याद रखिएगा, यहां से बहुत काम की चीजें पूछने वाले हैं या बहुत चीजें आने वाली हैं। अब आगे यहां पर से एक टॉपिक बचता है छोटा सा, वैकेंसी और वॉइड। वॉइड आपको बताया था कि ड्यूरिंग क्लोज पैकिंग, आप लोग बुक यूज कर रहे होंगे, एनसीईआरटी बुक आपके पास होगी, एनसीईआरटी रखना और वॉइड को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अपने आप ये पढ़ना है घर पर, इसको मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद से करेंगे। वॉइड याद रखना, ड्यूरिंग क्लोज पैकिंग, जब क्लोज पैकिंग हो रही होती है तो उस समय दो, अगर बात करें स्फीयर्स के बीच में जो स्पेस वैकेंट बचता है उसे हम वैकेंसी और वॉइड बोलते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड हो सकता है, ट्राइगोनल वॉइड होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। ये 3 टाइप्स के वॉइड पढ़ना है, ठीक है। तो इनको ध्यान से पढ़िएगा और फिर हम इसके बाद जो 2 मेन टॉपिक हैं, एक डिफेक्ट है, अगला लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि उसमें डिफेक्ट आएंगे और डिफेक्ट पूरा एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर जो है वो कंडक्टेंस से रिलेटेड आएगा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। 3 टॉपिक्स बचे हैं इस चैप्टर में, लगभग कवर अप है। इसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज कराने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर अगले चैप्टर सोल्यूशन पर आएंगे। फिलहाल आप लोग पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।